Next, we have Dr. Suryakant Tripathi, sir, Professor and Head, Department of Respiratory Medicine, King George's Medical University, Lucknow. Over to you, sir. Thank you, Rajiv, and your team. It's wonderful that you are organizing a series of programs in this COVID era, which are, I think, very useful, not only for the society, but for the even medical fraternity. I think most of you are from the background which is non-medical, but some of you may be in the background of some paramedical or even medical. अब आपको तैयारी करनी है कि थर्ड वेव आनी है कि नहीं आनी है, और थर्ड वेव आनी है तो हमें लोगों को कैसे बचाना है। सेकेंड वेव तो किसी तरह हम निपटा ले गए। मैं शब्द इसलिए बात कर रहा हूं कि हाँ, किसी तरह, क्योंकि अचानक बहुत ज्यादा संख्या में केसेस बढ़े जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, और उनको बचाने के लिए जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस हो सकते थे, फ्रॉम ऑक्सीजन टू बेड, वो काफी कम पड़ गए। हम लोग असहाय नजर आए, मजबूर नजर आए। डॉक्टर्स तो मोर्चे पे डटे हुए थे, लेकिन रिसोर्सेज की कमी पड़ गई। ये कुछ वैसा ही हो गया था कि बॉर्डर पे सेना लड़ रही हो और उसके पास बारूद ना हो, गोला ना हो, रॉकेट ना हो, गोली ना हो, कारतूस ना हो, इस तरह की थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब देखिए, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो अभी चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वायरस का, वो धीरे धीरे कम हुआ है, और अभी डॉक्टर काशीनाथ जी ने जैसा बताया कि नाउ वी आर हैविंग ओनली 1.7 लाख केसेस पर डे, जो कि हमारे पहुंच के, अगर आप याद करिए मई का पहला हफ्ता, तो मई के पहले हफ्ते में 4 लाख से ऊपर चले गए थे। मई के आखिरी हफ्ते में ये हमारा अचीवमेंट हुआ कि 1 महीने के अंदर दे हैव कम डाउन। अब इस चेन को दोबारा नहीं शुरू करना। मैं आपको एक टॉप सीक्रेट कोरोना वायरस का बताता हूं, और वो ये है कि इट कैन नॉट लिव इन अ डेड बॉडी। बहुत लोग जो है डेड बॉडी से कोरोना से डरते हैं कि डेड बॉडी से कोरोना फैल जाएगा। भाई, डेड बॉडी से कोरोना नहीं फैलता। कोरोना को अपने अस्तित्व के लिए चाहिए जिंदा शरीर। जी हाँ, उसको चाहिए लाइव बॉडी, लाइव सेल्स। डेड सेल से उसका काम नहीं चलता। उसको आरएनए एक्टिव लाइव सेल्स चाहिए, और तभी वो सेल वॉल के अंदर जाके, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म से होता हुआ न्यूक्लियस में के अंदर जाके, और तब वो मल्टीप्लाई कर पाता है, अपनी फोटोकॉपी तैयार कर पाता है। और फोटोकॉपी बहुत तेजी से तैयार करता है, 1 से 2, 2 से 4 नहीं करता है। वो 1 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1 करोड़, इस टाइप से फोटोकॉपीज तैयार करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपकी लाइव शरीर हैं, हम लोग जो है, जो जिंदा हैं, उनका होना बहुत जरूरी है, और कोरोना का उनके शरीर में प्रवेश करना जरूरी है। नहीं तो कोरोना सर्वाइव नहीं करता है, शरीर के बाहर मर जाता है बहुत कम समय में। अब देखिए, कोरोना कहां कहां और कितना सर्वाइव करता है। पहले ये जान लीजिए कोरोना फैलता कैसे है। 3 तरीके से कोरोना फैलता है। ये मैंने 15 महीने पहले, अगर आप मेरा मार्च का मेरे यूट्यूब चैनल से वीडियो देखेंगे, तो मैंने मार्च 2020 में ये कहा हुआ है कि कोरोना सिर्फ 3 तरीके से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से, यानी इन्फेक्टेड, जो कोरोना इन्फेक्टेड फेलो है उससे, संक्रमित वायु से, और संक्रमित वस्तु से। सिर्फ 3 चीजों से फैलता है, 3 तरीकों से। अभी एक खबर आ गई थी 4-5 दिन पहले, लखनऊ के सीवर पानी में कोरोना मिला। अरे मिला है भाई, मिलने दो। कोरोना ऑल्सो पासेस थ्रू फीसिस एंड यूरिन, एंड इट कैन गो इनटू द सीवेज वाटर। डजंट मीन दैट इट इज स्प्रेड थ्रू सीवेज वाटर। ऐसा नहीं है कि ये वाटर बॉर्न डिजीज है। वाटर बॉर्न डिजीज बिल्कुल नहीं है, ये एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न ही रहेगा। छोटा साइज का है, हवा में जीवित रह सकता है। तो 3 तरीके से फैलने का मतलब है हमें 3 तरह के बचाव भी चाहिए। इसीलिए आप देखिए, कभी आपने सोचा हो, क्यों आपसे कहा जाता है कि 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, और हाथ धोना जरूरी है? कभी सोचा आपने ये 3 चीजें क्यों बताई जाती हैं? नहीं सोचा तो समझ लीजिए। देखिए, जब हम कहते हैं कि संक्रमित व्यक्ति से कोरोना फैल रहा है, तो हमें हर व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनानी है, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति जब खांसता या छींकता है, तो ये मैक्सिमम 2 गज की दूरी तक ही ट्रेवल कर सकता है। एक बात। दूसरा, आप हर व्यक्ति को मानिए, अब आप उस पर कोरोना जब इन्फेक्टेड हो जाता है तो लिखा तो होता नहीं है आई एम C+, आई एम कोरोना पॉजिटिव। नो, ऐसा कोई लेवल तो लगा नहीं होता है, टैग लगा नहीं होता है। तो आप मानिए, बाहर आप निकल रहे हैं तो हर व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, ये मान के चलिए, और उससे 2 गज की दूरी बना के चलिए। तो ये तो हो गया प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन।
कोरोना संक्रमित सबको मानिए और सबसे 2 गज की दूरी बनाइए, आप बच गए संक्रमित व्यक्ति से। अब दूसरा मोड ऑफ स्प्रेड है, वो है संक्रमित वायु से। सो व्हेन समबडी इन्फेक्टेड विद कोरोना स्नीजेस, कॉफिंग और टॉकिंग विदाउट मास्क, जब वो छींकता है, खांसता है या मास्क नीचे करके बात करता है, तो मेरी एक कहावत है, मास्क नीचे कोरोना अंदर। मान के चलिए, जब भी आपने मास्क नीचे किया और जब भी आप किसी नए अजनबी आदमी से मिल रहे, मान के चलिए कि सामने वाला पॉजिटिव है और अगर हम मास्क नीचे करेंगे तो कोरोना अंदर हो जाएगा। ये 2 सिद्धांत आप बिल्कुल याद रखिए। अब दिक्कत क्या होती है, आप दोस्तों के साथ मिलते हैं, चलो भाई चाय पी जाए, और चाय तो मास्क के ऊपर से पी नहीं जा सकती। तो चाय तो आपने पी, मास्क नीचे किया और कोरोना को अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो इट्स नॉट ए टी टुगेदर, इट्स बेसिकली अपॉर्चुनिटी फॉर द कोरोना वायरस टू एंटर इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो संक्रमित वायु में ये करीब 2 से 3 घंटा जिंदा रह सकता है। अब मान लीजिए किसी ऑफिस में, किसी कमरे में कोई कोरोना व्यक्ति था, वो खांस गया एक बार बस और वो बाहर चला गया। सो नाउ दीज कोरोना वायरसेस कैन सर्वाइव अप टू 2 to 3 hours, और उसके बाद जो घुसेगा और गलती से उसने मास्क नीचे कर लिया, सो ही विल इनहेल दी कोरोना वायरस। तो ये ध्यान रखिए आप कि मास्क को नीचे नहीं करना है। कई लोग होते हैं ना, मास्क को वो डिफरेंट अदा में रखते हैं, कभी नाक के नीचे, कभी मुंह के नीचे, और कभी तो गर्दन तक पहुंच जाता है, चिन के नीचे। तो नाक के ऊपर रखना है, नाक के नीचे नहीं, माउथ के नीचे नहीं, चिन के नीचे नहीं। ये 4 पोजीशन हो गई आपकी मास्क की। नाक के ऊपर जो नाक और मुंह दोनों ढकता है, एक नाक के नीचे जिसमें नाक खुली रहती है, आप सांस लेते रहते हैं, कोरोना अंदर जाते रहते हैं। एक मुंह के नीचे जिसमें आप नाक और मुंह दोनों से कभी कभी सांस ले लेते हैं या बात कर लेते हैं, तो उसमें आदान प्रदान होता रहता है। और तीसरा चिन के नीचे, मतलब एकदम खुला खेल फरुखाबादी, कोई टेंशन ही नहीं, आओ जाओ मौज मनाओ। तो इसीलिए हम दूसरे जो मोड ऑफ स्प्रेड है थ्रू एरोसॉल, इन्फेक्टेड एरोसॉल, उससे बचने के लिए हम मास्क लगाते हैं कि भाई कोई भी संक्रमित वायु हमारे सांस के साथ अंदर ना चली जाए, इसलिए हम मास्क लगाते हैं घर से बाहर निकलते समय। अब तीसरा होता है कि संक्रमित वस्तु, मैंने 3 चीजों से संक्रमण बताया। संक्रमित व्यक्ति, उसका मैंने बचाव बताया 2 गज की दूरी। संक्रमित वायु, उसका मैंने बचाव बताया मास्क। और तीसरा है संक्रमित वस्तु। संक्रमित वस्तु से मेरा मतलब है कि जब किसी ने खांसा, छींका, तो वायरस निकले और टेबल पे, सोफा पे, चेयर पे, फाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, आपकी पर्स पे, जितनी भी चीजें थी आसपास, वो उन पे चले गए। अब समस्या ये है कि कैसे पहचाने, दिखते तो है नहीं है आंखों से, तो आप कैसे जानेंगे कि जो मैंने मेज छू ली है, फाइल छू ली है, कंप्यूटर छू लिया, लैपटॉप छू लिया, ये मेरे हाथ में नहीं लगे और हाथ से फिर हमने चेहरे को छुआ, उससे नहीं चले गए। तो आप बीच बीच में हाथ धोते रहिए, जहां मिले साबुन पानी से हाथ धोइए। साबुन पानी ना मिले तो जेब में यहाँ पेपर सोप डाल के रखिए, पेपर सोप से धो लीजिए। और साबुन पानी, पेपर सोप दोनों ना मिले तो मजबूरी में आप सैनिटाइज कर लीजिए। आपको सुन के अच्छा लगे, मतलब आश्चर्यजनक लग सकता है कि डॉक्टर सूर्यकांत कह रहे हैं कि साहब मजबूरी में सैनिटाइज। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सैनिटाइजर 40% से ज्यादा सैनिटाइजर इस समय जो मार्केट में अवेलेबल है वो नकली, वो सही नहीं है, दे आर नॉट इफेक्टिव। और दूसरा, बहुत ज्यादा सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से कई लोगों को स्किन की प्रॉब्लम भी हो रही है। सो आई वुड सजेस्ट इन दिस ऑर्डर, फर्स्ट चॉइस इज सोप वाटर। नहीं है तो आप पेपर सोप रखिए आप अपनी जेब में, पेपर सोप से हाथ धोए। 5 रुपए का एक पेपर सोप आता है भाई, उसमें 12 स्ट्रिप होती हैं, 10-12, तो दिन भर के लिए बहुत है। और तीसरी चॉइस, जब कुछ ना मिले तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर बहुत पॉपुलर है, डॉक्टर सूर्यकांत उसके बहुत अगेंस्ट है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जो बात हकीकत है वो यही। तो आपने जाना कि 3 तरह से संक्रमण फैल सकता है और तीनों तरह के बचाव हमारे पास कहे जाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री से लेके और ग्राम प्रधान तक सब कोशिश कर रहे हैं। ग्राम प्रधान अपने गांव में और प्रधानमंत्री अपने देश में, सब बीच में डॉक्टर सूर्यकांत और राजीव मिश्रा, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये सब भी अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, वेबिनार, ऑनलाइन एजुकेशन, डायरेक्ट एजुकेशन, तरह तरह के प्रोपगेशन ऑफ एजुकेशन बाय एनी मीन्स। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, वेबिनार के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, अपने ट्विटर के थ्रू वगैरह वगैरह, फेसबुक के थ्रू वगैरह, तो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई 3 तरीके स्प्रेड के हैं। संक्रमित व्यक्ति से, जिसके बचने के लिए आपको 2 गज की दूरी रखनी है। संक्रमित वायु से, जिससे बचने के लिए आपको मास्क लगाना है। संक्रमित वस्तु से, जिसके लिए आपको हाथ धोने हैं। तो तीनों का आपको साइंटिफिक रीजन समझ में आ गया कि 3 मोड्स ऑफ स्प्रेड है और 3 मोड्स ऑफ प्रिवेंशन है। अब ये कोरोना
तो पानी से फैल जाता, ये आता टीवी में रोज न्यूज चल जाती है, ये सब बकवास है। मैंने तो जैसे ही आया था मेरे पास आए 4-5 लोग बाइट लेने, मैंने कोरी बकवास कह के उसको उड़ा दिया। एक और चीज है, मैंने कहा कि मेरे मार्च के वीडियो देख लीजिए, उसमें लिखा है मेरे वीडियो में, मेरे पावर पॉइंट में लिखा है कि सर्वाइवल डिफरेंट सरफेसेस पे कितने दिन तक हो सकता है। उसमें भी मैंने लिखा है कि सीवेज वाटर में इट कैन सर्वाइव अप टू वीक्स, डजंट मीन दैट सीवेज वाटर कैन स्प्रेड द इंफेक्शन। हाँ, एक चीज जरूर जान लीजिए, मैंने लिखा है संक्रमित वायु में 2 से 3 घंटे, पेपर पर, लकड़ी पर, फर्नीचर पर, सोफा पर, प्लास्टिक सरफेस पर, कार्डबोर्ड सरफेस पर, मेटल पे, ग्लास पे, ये 24 घंटे से 72 घंटे सर्वाइव कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सामने नहीं आ रही है, ना कोई समझ रहा है, ना बूझ रहा है, मैंने लिखा है, मेरे वीडियो में है, मेरे पावर पॉइंट में है, कि आपके जूते चप्पल पर कोविड सर्वाइव कर सकता है 5 दिन। और सबसे मैंने शुरू में ही आग्रह किया था आज से 15 महीने पहले कि जूते चप्पल कृपया घर से बाहर उतारें। हमारी भारतीय संस्कृति में ये परंपरा रही है पहले कि जूते चप्पल बाहर उतारे जाते थे। अभी जूते चप्पल का उपयोग कहाँ हो गया पिछले 40 साल से, 50 साल से? हमारा जूता चप्पल किचन में जाता है और डाइनिंग टेबल पे जाता है। कितनी गलत बात। हम लोग को बचपन में कहा जाता था, बाहर से आए हो, खेल के आए हो, गली कूचे से आए हो, मिट्टी धूल से आए हो, पहले हाथ, मुंह, पैर, 3 चीजें धो। अरे WHO तो सिर्फ हैंड वॉश के पीछे पड़ा हुआ है। 600 करोड़ का बजट है उसका केवल हैंड वॉश को प्रोपेगेट करने के लिए। अरे भाई, जो हमारे यहाँ निःशुल्क में दादी नानी कह देती थी, उसके लिए WHO को 600 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बताइए क्या जो समय आ गया है। दादी नानी कहती थी, बाहर से आए हो, हाथ, मुंह और पैर तीनों धोइए और चप्पल जूते बाहर उतारिए। क्यों कहा जाता था? इसीलिए कि आपके चेहरे से, आपके हाथ में, पैरों में, अब हाथ में आएगी कोई चीज तो आप बार बार चेहरे को छुएंगे। तो ये एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन थी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कोई भी हो। तो जब आप चेहरा और हाथ पैर धो लेते थे तो आप हो जाते थे बिल्कुल स्टरलाइज, सैनिटाइज। सैनिटाइजेशन शब्द नहीं था, लेकिन इसका पर्पज यही था कि आपको सैनिटाइज कर दिया जाए, आप बाहर से आए। तो ये तो हो गई मोड ऑफ स्प्रेड और इससे प्रिवेंशन की बात। अब दूसरी चीज आती है, वो आती है कि हम तीसरी वेव से कैसे बचें। अब देखिए, जो पहली वेव गुजर गई उसमें क्या मॉर्टेलिटी रही, क्या मॉर्बिडिटी रही, दूसरी वेव गुजर गई, जो गुजर गया उसे भूल जा, लेकिन उससे सबक ले जा। तो सबक हमने क्या लिया कि हमें हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तैयारी करनी होगी। गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है, गवर्नमेंट ने आईसीयू बेड बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, वेंटिलेटर्स की प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आपको मालूम है, शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि पिछले साल 2020 में जो आपके देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है वो पिछले 73 साल में नहीं हो पाया। लेकिन वो भी सेकेंड वेव में कम पड़ गया। अमेरिका और यूरोप जैसे लोग जिनके यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, उनके यहाँ भी कम पड़ गया। कोई ऐसा नहीं है कि साहब इंडिया को केवल ब्लेम करिए कि इंडिया में कम पड़ गया। आज जो इंटरनेशनल मीडिया में लिख रहे हैं कि साहब इंडिया में ऑक्सीजन कम पड़ गई, ये पड़ गई, तो तुम्हारे यहाँ कौन सी ऑक्सीजन जो है वो उसमें दी जा रही थी लंगर में? हमारे यहाँ तो तब भी ऑक्सीजन लंगर सरदार सिख लोगों ने चला दिए। आपके यहाँ कहाँ ऑक्सीजन लंगर में चल रही थी भाई? आपके यहाँ सब कम पड़ गया, वेंटिलेटर आपके यहाँ कम पड़ गए, बेड आपके यहाँ पड़ गए, सब आपके यहाँ कम पड़ गया। हमारे यहाँ तो स्ट्रेचर पे इलाज होता है, आपको तो सड़क के डिवाइडर पे लेटा के इलाज करना पड़ा। इटली से ये भी तस्वीरें आई थी। तो देखिए, ये डिमांड एंड सप्लाई की बात है। हम अनएक्सपेक्टेड रूप से हमारे पास केसेस ज्यादा आएंगे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ाया लेकिन वो भी कम पड़ गया, तो हमें थर्ड वेव के लिए और बढ़ाना है, ऑगमेंट और करना है। और सबसे बड़ी बात, हमें दिमागी रूप से तैयार रहना। तो हम बता रहे थे कि 2020 में क्या बढ़ा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको जाना चाहिए। आप यूथ हैं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और मीडिया के गलत प्रोपेगेशन से आप कंफ्यूज मत होइए। मैं आपको बताता हूं फैक्ट एंड ट्रुथ के साथ। इंडिया में जनवरी 2020 को जब ये देखा गया कि वायरस आया है, तो वायरस की लैब कितनी है हमारे देश में, तो पता चला 135 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ एक वायरल लैब है। जी हाँ, 73 साल की आजादी के बाद वी वर हैविंग ओनली वन लैब ऑफ वायरस, दैट इज NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। आज आपको मालूम कितनी वायरल लैब है?
किसी को नहीं मालूम है। मैं गारंटी के साथ 2400 से ऊपर लगभग 2500 वायरस की लैब इस देश में है। क्या कोई यूरोप या अमेरिकन कोई एक कंट्री बता सकती है कि जिसने 1 साल के अंदर 1 से 2500 गुना की वृद्धि वायरस लैब में कर दी हो? ये केवल आपकी लीडरशिप की कमिटमेंट था। ये आपके डॉक्टर्स का एक तरह से कमिटमेंट था। ये आपके साइंटिस्ट का कमिटमेंट था। यह आपके यूथ का कमिटमेंट था कि जिसने 12 महीने के अंतर्गत 1 साल के अंदर हमारी जो वायरल लैब की कैपेसिटी है वो एक लैब से बढ़ा के लगभग 2500 गुना ज्यादा, मतलब 2500 लैब कर दी। क्या ये गौरव की बात नहीं है? क्या आपको भारतीय होने पे गर्व नहीं करना चाहिए? बिल्कुल गर्व करिए अपने प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे नेतृत्व पर, और गर्व करिए आप अपने डॉक्टर्स पर और साइंटिस्ट पर। किसी भी इंटरनेशनल मीडिया या और बोगस मीडिया की रिपोर्ट के चक्कर में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत आना, जो आज ये कहते घूम रहे हैं कि साहब इंडिया में तो कोई तैयारी नहीं थी, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया। हमारा चरमरा गया तो तेरा कौन सा वहां 7वें आसमान पर खड़ा हुआ है? बेवकूफ, तू भी अपने नजर दौड़ा के देख अपने देश में। आज भी अमेरिका से 5 गुनी हमारी मोर्टेलिटी कम है। हमारे देश की कोविड मोर्टेलिटी है 1.1, अमेरिका की है 5, नेशनल लेवल पे भी 5 से ऊपर है। सो you and your infrastructure has led to more deaths than India. और बात करते हैं हमसे कि साहब इंडिया का चरमरा गया। खैर वो छोड़िए, वो तो हमारी डॉक्टर की मेहनत है। हमारे डॉक्टर्स आदि हैं कि कम सुविधाओं में भी, अरे लोगों ने फटी पीपीई किट पहन के, बिना पीपीई किट पहन के, केबल गाउन पहन के, मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी ड्यूटी लोगों ने की, डरे नहीं। ये अलग बात है कि 1100 से ऊपर डॉक्टर्स ये बलिदान हो गए हमारे इस लड़ाई में, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। आपको गर्व होना चाहिए कि ये जैसे बॉर्डर पर सेना लड़ती है, उसी तरह हमारे डॉक्टर्स ने लड़ाई लड़ी, नर्सेज ने लड़ाई लड़ी, हेल्थ केयर वर्कर्स ने लड़ाई लड़ी, फ्रंट लाइन वर्कर्स ने लड़ाई लड़ी। कितने बेचारे पत्रकार नहीं रहे, कितने पुलिस वाले नहीं रहे, कितने सिक्योरिटी कर्मी नहीं रहे, कितनी नर्सेज नहीं रही, कितने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल वर्कर्स नहीं रहे। और ये सब देखिए, जनता तो अनजाने में संक्रमित हो जा रही थी और कोई जानबूझ के कूदा नहीं था वायरस के समुद्र में। हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसमें 1100 से ऊपर बेड हैं कोरोना वायरस के, आप सोचिए 1100 मरीजों के वायरस के समुद्र में हम रहते हैं। और किसी को तैरना आता है, किसी को नहीं तैरना आता है, किसी को थोड़ा तैरना आता है, लेकिन सब समुद्र में कूदे और जी जान लगा के लड़े। ये होती है हिम्मत, और ये होता है साहस, और ये होता है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए कमिटमेंट, जो देखा जाता है भारतीय डॉक्टर्स में। यही नहीं, भारत के डॉक्टर्स जहां होते हैं वहां जी जान लड़ा के लड़ते हैं। इसीलिए इंडियन डॉक्टर्स आर वेरी मच अप्रिशिएटेड, नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब आप कहेंगे डॉक्टर सूर्यकांत अपने डॉक्टरों की तारीफ करने के लिए मौके का फायदा उठा रहे हैं। जी नहीं, ये फैक्ट फाइल है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देख लीजिए, आईएमए की वेबसाइट पे 1100 से ऊपर डॉक्टर्स की मौत हुई है, जिनको हम श्रद्धांजलि देते हैं आज। हमने पिछले साल में एक पीपीई किट बनाना हम नहीं जानते थे। वी आर नाउ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पीपीई इन द वर्ल्ड। क्या कोई कर सकती है कि कंट्री की जिसको एक पीपीई बनानी ना आती हो, वो 1 साल के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाए पूरी दुनिया में? थर्ड, हमें एक N95 मास्क बनाना नहीं आता था। हम N95 के मास्क में भी 5 लाख N95 मास्क पर डे बनाकर, उसके मामले में भी हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं पूरी दुनिया में। हमें एक वेंटिलेटर नहीं बनाता था, आज हम सिग्निफिकेंट इंडियन वेंटिलेटर्स भी बना रहे हैं। हम बहुत सारे पीएम केयर फंड से 750 ऑक्सीजन प्लांट अभी सैंक्शन हुए हैं, जो विद इन 2-3 मंथ्स तैयार हो जाएंगे। अब देश में थर्ड वेव में ऑक्सीजन की कमी आएगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। एक बूंद ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, ये मेरी तरफ से आप गारंटी लिख लीजिए, आप आश्वस्त रहिए। कई लोगों को डिप्रेशन हो सकता है कि थर्ड वेव में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप जिंदा रहेंगे, आप बचेंगे, आप थर्ड वेव की लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ेंगे। लेकिन एक मेरी शर्त है। वो क्या शर्त है? कि वैक्सीन लगवाइए, और वैक्सीन के पहले भी और वैक्सीन के बाद में, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी, अर्थात जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो 3 बिंदु हैं, 3 है डॉक्टर सूर्यकांत, एक और जोड़ते हैं, और उसके पीछे भी वैज्ञानिक तर्क है। मेरा कोई विम्सिकल अप्रोच नहीं है, इसलिए मैं जोड़ता हूं। डॉक्टर सूर्यकांत चौथा जोड़ते हैं नमस्ते को। मिलिए तो हाथ मत मिलाइए। मैंने देखा जनवरी 2021 आई तो लोगों ने
1 मिनट नहीं, 15 मिनट तक हाथ ऐसे हिलाते रहे मिनट के, जैसे कुंभ के पिछले मेले में बिछड़े थे और अब जाके मिले। 15-15, 20 मिनट हाथ मिलके हिलाते, मिलाओ मिला लो, इधर के वायरस उधर, उधर के वायरस इधर के बैक्टीरिया उधर के बैक्टीरिया इधर के फंगस उधर के फंगस इधर, सब आपने आदान प्रदान कर लिया। सब जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, इन्फेक्ट, फंगस, सब आपने ट्रांसमिट कर दिए। तो हैंड शेकिंग इज नॉट ए हाइजीनिक मोड ऑफ ग्रीटिंग्स। हाथ मिलाना स्वास्थ्य की दृष्टि से, हाइजीन की दृष्टि से बहुत खतरनाक चीज है। इसको मत अपनाइए। 200 साल पहले हमारे यहाँ कोई हाथ नहीं मिलाता था। अंग्रेज जब आए तब आपने हाथ मिलाना शुरू किया। हाथ मत मिलाइए, दिलों को मिलते रहने दीजिए, मिलने पे नमस्ते ही करिए। अरे भाई, हमारे गांव में राम राम कहा जाता था, भैया राम राम, दूर से, गले मिलके नहीं कहा जाता था। तो गले मिलना और हाथ मिलाना ये हमारी परंपरा नहीं है, ना इस परंपरा को अपनाइए। आप जितना आपस में टच करेंगे, जितना मिलेंगे, एक दूसरे के बैक्टीरिया, वायरस सब एक दूसरे को ट्रांसमिट करेंगे। बिल्कुल नॉन हाइजीनिक है दोनों परंपराएं। इसलिए नमस्ते को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। तो नमस्ते करते रहिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाते रहिए, 2 गज की दूरी बना के रहिए और कोरोना से बचते रहिए और थर्ड वेव की पूरी तैयारी करते रहिए। तो आज हमारे देश में आश्वस्त रहिएगा, आईसीयू बेड बढ़ाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर बढ़ाए जा रहे हैं, N95 मास्क पर्याप्त हैं, पीपीई पर्याप्त हैं, हमारे देश में वेंटिलेटर पर्याप्त हैं, हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, हमारे देश में हर चीज की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है और लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है, एडवोकेसी की जा रही है। राजीव मिश्रा जैसे बहुत से लोग हैं जो लगे हुए हैं एडवोकेसी और सेंसिटाइजेशन करने में। अगली और आखिरी बात, आपने जान लिया कि अगली थर्ड वेव के बारे में कुछ भ्रम फैलाए जा रहे हैं। मैं भ्रम तोड़ देता हूं। मुझे मालूम नहीं इस वेबिनार में बच्चे जुड़े हैं कि नहीं, चलो मैं मान लेता हूं कि बच्चों के पापा जुड़े हैं, बच्चों के चाचा जुड़े हैं, बच्चों की मम्मियां जुड़ी हैं, बच्चों की चाचियां जुड़ी हैं, बच्चों की बुआ जुड़ी हैं, मौसियां जुड़ी हैं, मौसा जुड़े हैं, वगैरह वगैरह। उन सबको संदेश एक मेरी तरफ से, बच्चों के लिए अच्छे संदेश दे दीजिए। सबने डरा रखा है तीसरी लहर आएगी तो बच्चों को खा जाएगी। अरे भाई, तीसरी लहर ना हो गई जैसे वो पूतना थी, वो कृष्ण भगवान को खाने आई थी। तो तीसरी लहर जो है कोई पूतना थोड़ी है भाई। बच्चे बिल्कुल मत डरें, मस्त रहें, खाएं पिएं, लेकिन हाँ स्वास्थ्यवर्धक खाएं। ये 3 महीने के मौका है अभी आपके पास, 3-4 महीने का। बच्चे भी और बड़े भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए। कैसे? खाने में एक हरी सब्जी रोज। अब देखिए, वो डाइटिशियन के चक्कर मत जाइएगा और सुबह से शाम लेके इतना कॉम्प्लिकेटेड डाइट चार्ट। कोई डाइटिशियन होगा तो मुझे माफ कर देगा, इस ग्रुप में 200 लोग जुड़े हुए हैं करीब। राजीव जी, मेरा उनका मकसद उनका वो नहीं है। डाइटिशियन बहुत जरूरी है। डाइट, जब डायबिटीज का पेशेंट बढ़ता है तो हम भी कहते हैं भाई डायबिटीज वाली चार्ट बनाओ। वो बीमारों के लिए डाइट चार्ट बनते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, छोटे छोटे सूत्र हम डाइट के बारे में बता दे रहे हैं कि खाने में एक बार में हरी सब्जी जरूर जोड़िए, एक कोई मौसमी फल जरूर जोड़िए। मैंने मौसमी फल कहा है, सेब नहीं कहा है। जैसे मुंह से फल निकलता नहीं है, पता नहीं कहां से ये दिमाग में तरंगें उमड़ती रहती है, फल मतलब सेब, फल मतलब सेब। अरे हनुमान जी भी इसी सेब के चक्कर में सूरज को खा गए थे, अंधेरा हो गया था पूरी दुनिया में। तो ऐसा मत करिए भाई, हनुमान जी तो बचपन में बालक थे, नासमझ थे, वो सेब समझ के सूरज को निकल गए थे। आप मत करिए ऐसा। मौसमी फल का मतलब है कि जैसे इस समय खीरा आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, तरबूज आ रहा है, आम आ रहा है, ये सब मौसम के फल हैं। आप कोई भी खाइए, आसानी से उपलब्ध होते हैं, सस्ते होते हैं और बढ़िया होते हैं। और देखिए, ये चारों फल ऐसे हैं जो बहुत हाइजीनिक हैं। आप देखिए, केला छील के खाते हैं, केला 12 महीने मौजूद रहता है। खरबूजा भी छील के काट के खाते हैं, तरबूज भी छील के काट के खाते हैं, आम भी छील के काट के खाते हैं, खीरा भी छील के काट के खाते हैं। सब छील के, सब स्टरलाइज हैं, सब हाइजीनिक हैं। कोई जरूरत नहीं इनको नमक पानी, गारा पानी, सारा पानी, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं आप लोग, सैनिटाइज करते हैं। अरे ये सब बकवास है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। सब इनको छील लीजिए और खा जाइए। तो बहुत ज्यादा जीवन को इतना कठिन मत बना दीजिए कि जीना मुश्किल हो जाए, टेंशन हो जाए। अरे बाप रे, फल आए थे, मैंने बिना उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट में या बेकिंग सोडा में डाले खा लिए। माय गॉड, कोरोना अंदर चलेगा। अरे फल पेट में खा रहे हो भाई, पेट में कोरोना थोड़ी डेवलप करता है, लंग्स को हर्ट करता है, जिसके हम डॉक्टर हैं। तो बहुत ज्यादा जीवन को कठिन मत बनाइए। बच्चों के लिए खुशखबरी बता दूं, कई लोगों ने पूरा मीडिया आप 15 दिन का उठा लीजिए, प्रिंट हो चाहे टीवी हो, बच्चों का बहुत खतरा है, तीसरी वेव आएगी, बच्चों को उठा ले जाएगी। अरे बच्चे 2 वेव झेल गए तो तीसरी में कौन सी आफत है भाई? सबसे कम संक्रमण बच्चों को हुआ, दूसरी वेव में भी और पहली वेव में भी और तीसरी में भी होगा। लिख लीजिए, स्टैम्प पेपर हो, राजीव मिश्रा भेज दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। नोटरी से उसमें लगवा दीजिएगा मोहर, ठप्पा।
और उसके बाद मेरे ऊपर कर दीजिएगा कोर्ट केस। अरे भाई, बच्चों को कहां से होगा कोरोना? फैलता है ACE2 रिसेप्टर से। अभी शायद किसी वक्ता ने जरूर बताया होगा कि ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, जहां जहां ज्यादा होते हैं कोरोना, वहां वहां 9 अंग ऐसे होते हैं जहां ACE2 रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं, उन्हीं को कोरोना प्रभावित करता है। और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ACE2 रिसेप्टर्स का लंग्स में होता है, इसलिए सबसे ज्यादा लंग्स को प्रभावित करता है। बच्चों में ACE2 रिसेप्टर्स डेवलप ही नहीं होते हैं, बहुत कम डेवलप होते हैं। कहां से कोरोना उनको प्रभावित कर देगा? अरे भाई, ABCD तो जान लीजिए कोरोना से पहले, स्टेटमेंट देने से पहले दुनिया भर में आपने स्टेटमेंट दे डाला कोरोना बच्चों को खा जाएगा, थर्ड वेव तो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, ये है। और अरे भाई, बच्चों में ACE2 रिसेप्टर डेवलप ही नहीं होते हैं, तो कोरोना कहां से उनको खा जाएगा? तो बच्चे मस्त रहो। लेकिन मैंने जैसे कहा कि 3 सफेद चीजें खाते रहना और 3 सफेद चीजें अवॉइड करते रहना। बच्चे ध्यान से सुने, और बच्चे की मम्मियां, चाचियां, मौसियां, बुआएं सुन रही हैं, मौसा मौसी, चाचा, अंकल, पापा सुन रहे हैं, तो वो भी नोट करें। 3 सफेद चीजें जो बच्चों को ज्यादा खानी है वो है दूध, दही और मट्ठा। 3 सफेद चीजें जिनसे परहेज करना है: सफेद मैदा से बनी चीजें, सफेद नमक और सफेद चीनी। चीनी की जगह गुड़ खाइए, सफेद नमक की जगह सेंधा नमक खाइए, और मैदा की जगह आटा खाइए, और हो सके तो मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल करिए। मजा आ जाएगा। इम्यूनिटी जो है आपकी ऐसे उछाल मारेगी जैसे बल्लियों उछाल। तो इम्यूनिटी को बढ़ाना है अभी 3-4 महीने। देखिए, इम्यूनिटी एक दिन में नहीं होती है। अब एक किसी ने बोले, हमने साहब आज हम तो 1 हफ्ते से योगा कर रहे हैं, प्राणायाम, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई होगी। हमने कहा छोड़ो, 1 हफ्ते से योगा प्राणायाम करने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, 1 हफ्ता फल खाने से इम्यूनिटी बढ़ जाती, तो आपने कोरोना कब का फतह कर लिया होता। अरे भाई, इम्यूनिटी इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इम्यूनिटी की शुरुआत होती है कि आप अच्छे इम्यून चाइल्ड बनेंगे या नॉन इम्यून चाइल्ड बनेंगे, ये शुरुआत होती है माँ के गर्भ से, जब आप पेट के अंदर होते हैं। उन 9 महीनों ने माँ ने क्या खाया, सबसे पहले ये निर्धारित करता है कि बच्चे की इम्यूनिटी क्या। माँ अगर बर्गर खाती रही है, पिज्जा खाती रही है, तो बच्चा भी बर्गर पिज्जा वाला होगा, यानी कम इम्यूनिटी वाला होगा। तो इसलिए मैं बच्चों से कहता हूं, अगर आप बच्चे को इम्यून चाइल्ड बनाना चाहते हैं तो उसको वेजिटेबल चाइल्ड बनाइए, नॉन इम्यून चाइल्ड बनाते हैं तो उसको बर्गर चाइल्ड बनाइए। जैसे ये डिबेट में 15 महीने से बोल रहा हूं, वेजिटेबल चाइल्ड वर्सेस बर्गर चाइल्ड। इफ यू वांट टू मेक योर चाइल्ड एज ए इम्यून चाइल्ड, मेक हिम ए वेजिटेबल चाइल्ड। सब्जियों का शौकीन बनाइए, फलों का शौकीन बनाइए। वेजिटेबल इज ए सिंबॉलिक टर्म। 3 सफेद चीजों का शौकीन बनाइए: दूध, दही और मट्ठा। 3 सफेद चीजों से दूर रखिए: सफेद मैदा, सफेद नमक, और एक था क्या साथ, सफेद नमक, सफेद मैदा, तीसरा सफेद हम ही भूल गए। तो चीनी, यू टोल्ड अबाउट चीनी। जी जी, सफेद चीनी। तो 3 सफेद चीजों से दूर रखिए, 3 सफेद चीजों का आदी बनाइए, आपका बच्चा इम्यून चाइल्ड बन जाएगा, बिल्कुल झेल जाए। रे कोरोना तो छोड़िए, आगे 50 साल में कोई भी रोना आएगा उसको लड़ लेगा, बच्चा जीत लेगा। तो ये चीज डाइट में ध्यान रखिए। अब हम इस पे बहुत विश्वास नहीं रखते। सुबह उठिए तो अंकुरित खाइए, फिर जरा सब्जी उसमें ब्रोकली खाइए, ऐसे ऐसे चीजें बताई जा रही हैं अखबार में, तो पढ़ के कसम से मेरे सामने कोई ब्रोकली रख दे तो मैं उसको थाली उठा के फेंक दूं। अरे कभी खाइए ब्रोकली, आपने खा के देखो जरा उसका टेस्ट। अरे करेला तक तो सीमित था, थोड़ा कड़वा होता है, थोड़ा बहुत खा लेंगे। अब आप ब्रोकली पे पहुंच गए, ब्रोकली न हो गई, आफत हो गई। हमने तो बचपन में सुना नहीं कभी ब्रोकली। अरे आप हरी सब्जियां खाइए, पालक ठीक है, आप करेला तक ठीक है, कद्दू ठीक है, लेकिन आप तो ब्रोकली तक पहुंच गए और स्टेटस सिंबल बना दिया। ब्रोकली खाते हैं तो आप बड़े आदमी हैं, ब्रोकली नहीं खाते हैं तो आप छोटे आदमी हैं। डॉक्टर सूर्यकांत तो नहीं खाते हैं, हमें आप छोटे आदमी रखना चाहो रख लो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ऐसी चीजें खाइए जो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का बैलेंस बना रहे। अब देखो यार, घर में बने हैं कचौड़ी, अब आपके डाइटिशियन का और डॉक्टर का दिमाग में चल रहा है भाई हरी सब्जियां खाई, हरी समोसा। अरे खा लो एक समोसा, किसने मना किया है, लेकिन एक समोसा खाने से पहले 2 खीरा खा लेना, तो डॉक्टर सूर्यकांत का मैसेज चला गया है, स्वाद भी और स्वास्थ्य भी। तो जब भी आप खाना खाइए, खाने में अगर आप पूड़ी कचौड़ी और ये सब के शौकीन है, खाने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि एक डाइट आपकी फिर नॉन पूड़ी कचौड़ी की होनी चाहिए। अगर आप, और ये प्रेफरेबली जो डाइट भारी हाई कैलोरी वाली कौन सी होनी चाहिए, वो मॉर्निंग की होनी चाहिए। सुबह आप मंगा लो राधे लाल का खस्ता जलेबी, यार खा लो, टेंशन मत लो, लेकिन उसके बाद फिर दिन भर खीरा खबरूजा खाते रहो। खिचड़ी रात को बनवा लेना उस दिन, बस हो गई बैलेंस डाइट। डॉक्टर सूर्यकांत इतने नहीं है कि आपकी जवान की टेस्ट बड़ी कटवा दें। अरे नहीं भाई, अरे डायबिटीज आदमी है, सब लोग 4 जलेबी खा रहे हैं, उसके दिमाग में टेंशन चल रहा है, ये साला 4 खा रहा है, हमको चखने भी नहीं दे रहा है।
अरे भाई उसको भी खिला दो डायबिटीज वाले को आधी गोली, बाद में खीरा खिला देना 4। आधी जलेबी अगर खा लिए आपने और कंपनसेट करने के लिए 4 खीरा खा रहे हैं तो कोई आपका जलेबी नुकसान नहीं कराएगी, चाहे आप डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कुछ भी हो। तो टेस्ट वर्ड को भी ना मानिए। अब ये जो दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन चलते हैं ना, अरे यार थोड़ा हम भी चख लेते तो क्या बिगड़ जाता। अब जितनी आधी जलेबी खाने से शुगर बढ़ेगी, उससे ज्यादा यहाँ टेंशन से शुगर बढ़ गई कि इसने 4 खाई, मुझे चखने नहीं दी। बहू ने 4 खाई, ससुर कह रहा है इसने, बहू हमारी जब से आई है मेरी जलेबी बंद कर दी इसने, खुद 4-4 खाती है और हमें चखने भी नहीं देती है। अब ससुर जी के दिमाग में टेंशन हुआ, एड्रेनलिन निकली, बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन निकला और शुगर और बढ़ गई, इम्यूनिटी नीचे हो गई। तो इम्यूनिटी तो भैया बढ़ा के रखनी है, अभी 3 महीने बाद फिर थर्ड वेव आने वाली है। हाँ, एक और मैं बात बता दूं, अगर आप और सरकार मिल जाएं और एक प्रण कर रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी ही नहीं, आएगी तो ऐसे जैसे हल्की बारिश की बूंदें आती हैं और बस खत्म हो जाती हैं। बाढ़ नहीं आएगी, सुनामी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इम्यूनिटी नहीं बढ़ाई तो इम्यूनिटी का बहुत सिंपल सूत्र है, 3 सफेद चीजें खाते रहिए, 3 सफेद चीजों का परहेज करिए, हरी सब्जी एक जरूर शामिल करिए और मौसमी फल जरूर शामिल करिए। मैंने सेब नहीं कहा है। 1 एप्पल अ डे कीप डिजीजेज अवे, बहुत अंग्रेजों का कहावत है। अंग्रेज खाना तो उनके एप्पल बहुत होते हैं, हर गली मोहल्ले खेत खलिहान हर जगह एप्पल लगे रहते हैं। हमारे यहाँ तो केवल हिमाचल में होते हैं, कश्मीर में होते हैं बस। तो और महंगे होते हैं ऊपर से। क्यों भाई 250-300 रुपए किलो के पीछे, सेब के पीछे पड़े हो? अपना ये लो ना खरबूजा, 10 रुपए में आ जाएगा एक। तो आम लो, देखो आम के सीजन अभी वो भी 10 रुपए किलो बिकने लगेंगे थोड़े दिनों बाद, 50 पे तो आ ही गए हैं। तो कहने का मतलब है कि मौसमी फल खाइए, मौसमी सब्जी खाइए, बेमौसम की कोई चीज मत खाइए। हाँ, एक चीज जरूर है, इधर गर्मियां हैं, डिहाइड्रेशन है और कोरोना के मरीज के खास तौर पर लिए नारियल पानी भी काफी इस्तेमाल होता है और हमारे यहाँ भी नारियल पानी खूब मिले। पहले साउथ में, बंगाल में समुद्र के किनारे किनारे जहाँ है वहां मिलता था नारियल, लेकिन अब सबके यहाँ मिलने लगा है। तो नारियल पानी का भी इस्तेमाल अपनी डाइट में कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन ना होने दें और थर्ड वेव से बचें और बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और स्वस्थ कब रह सकते हैं? जब मस्त रह सकते हैं। तो घर में ऐसा माहौल बनाइए मस्ती का कि बस पूछिए मत। घर में रोज डांस होना चाहिए, रोज म्यूजिक की, गीत संगीत की वो महफिल जमनी चाहिए, चुटकुले की महफिल होनी चाहिए। और जो मन में आए जिसको, देखो बाबा जी की पसंदीदा हीरोइन मान लो वहीदा रहमान है तो उनको वहीदा रहमान की कभी फिल्म दिखा दीजिए। पिताजी की माधुरी दीक्षित है तो कभी माधुरी दीक्षित की दिला दीजिए। अरे भाई तुम्हारी कटरीना कैफ है, तुम्हारी प्रियंका चोपड़ा है, तुम्हारे और कोई दूसरी हीरोइन है, उसकी फिल्म देख लीजिए। अब बाबा जी को मुकेश के गाने पसंद हैं तो उनको मुकेश के सुना दीजिए। पिताजी को उदित नारायण के पसंद है तो उदित नारायण के सुनवा दीजिए। तुमको जुबिन नौटियाल के पसंद है, तुम जुबिन नौटियाल के सुन लो, किसने मना किया है? तुम सुन लो। तो सबकी पसंद का सब माहौल होना चाहिए, बहुत बढ़िया पारिवारिक एक सौहार्द होना चाहिए, मस्ती होना चाहिए इन सब चीजों से। और हाँ, बुजुर्गों और बीमारों की सेवा करिए, हो सके तो अड़ोस पड़ोस में जो गरीब रहता है उसकी कुछ हेल्प कर दीजिए। इससे भी बढ़ती है, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, ये भी बढ़ती है। और मानसिक रूप से मजबूत रहिए। डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे साथ है, राजीव मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हमको तैयार करते रहेंगे, एडवोकेसी दिलाते रहेंगे, सेंसिटाइजेशन करते रहेंगे और बढ़िया बढ़िया ऐसी टिप्स देते रहेंगे और हमको सुरक्षित रखेंगे। मजबूती रखिए, बैकअप हमारे पास 2 लेयर 3 लेयर जबरदस्त लेयर्स का बैकअप है। इसलिए मेंटल में जो इसको कहते हैं मेंटल इम्यूनिटी, तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ाइए, मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाइए, फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाइए और अपनी लंग की इम्यूनिटी बढ़ाइए। लंग की इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो लीथल हमला होता है कोरोना का वो लंग्स पे ही होता है। तो जैसे आप जिम में जाते हैं, ऐसे बाइसेप्स ऐसे ऐसे करके बढ़ाते हैं, तो ऐसे ही लंग की भी आप मसल्स पावर बढ़ा सकते हैं। लंग का स्टेमिना कैसे बढ़ा सकते हैं? प्राणायाम करिए तो लंग का स्टेमिना बढ़ता है, स्टीम लीजिए तो लंग का झाड़ू पोंछा लग जाता है। सफाई रखिए लंग में, स्टीम लेके, इसको हम बोलते हैं स्टीम इज ए झाड़ू पोंछा ऑफ द लंग। फेफड़े में जितनी भी गंदगी है वो साफ हो जाती है स्टीम से। तो झाड़ू पोंछा लगाइए स्टीम का, स्टीम लीजिए 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, एक बार भी ले लेंगे तो भी चलेगा। शाम शाम जो लोग बाहर जाते हैं सुबह ना ले पाए तो कोई बात नहीं, शाम को आए, एयर पोल्यूशन बहुत होता है, गंदगी गई है, वायरस गया, कुछ भी गया, और स्टीम ले लें। बाहर से आते ही मान के चलिए आप कोरोना लेके आए हैं, सबसे पहले बाथरूम में जाके साबुन पानी से नहाइए, ये हो गया एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन। उसके बाद 5 मिनट स्टीम ले लीजिए, ये हो गया इंटरनल सैनिटाइजेशन। आप हो गए कोरोना फ्री, बाल बांका नहीं कर पाएगा कोरोना का। तो आप ये 2 काम करते रहिए, बाहर से आए तो पहले साबुन पानी से नहाइए और
हाँ भाई, शाम को भी नहा सकते हैं, अक्टूबर तक तो नहा ही सकते हैं, अक्टूबर के बाद सर्दी पड़ती है, तब तक कोरोना फ्री हो जाएगा कंट्री। तो साबुन पानी से नहाइए और 5 मिनट स्टीम ले लीजिए, हो गया आपका एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन और हो गया इंटरनल सैनिटाइजेशन, आप हो गए कोरोना फ्री। नाउ यू कैन मीट एवरीबडी। आप पत्नी से मिल सकते हैं, माता जी से मिल सकते हैं, पिताजी से मिल सकते हैं, बाबा दादी नाना नानी बच्चे सबसे मिल सकते हैं। तो लंग का मैं बात कर रहा था। अब प्राणायाम को लेके लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, प्राणायाम किससे सीखें, इस बाबा से सीखें, उस बाबा। अरे भाई, बाबा कहाँ से बीच में आ गए आपके और प्राणायाम के बीच में? आप सीधे डॉक्टर सूर्यकांत से सीखिए। डॉक्टर सूर्यकांत ने भी योगा और नेचुरोपैथी का लखनऊ यूनिवर्सिटी से एक डिप्लोमा कर रखा है। भाई, हम पढ़े लिखे योगा स्पेशलिस्ट। ऐसा नहीं है कि आप ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या पढ़ चुके हैं, हम भी पढ़ चुके हैं भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से। हमारी तो सब डिग्रियां ही लखनऊ यूनिवर्सिटी की ज्यादातर है। एमबीबीएस की डिग्री लखनऊ यूनिवर्सिटी की, क्योंकि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी तो अलग था नहीं। एमडी की डिग्री तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की, योगा एंड प्राणायाम का डिप्लोमा तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो हमको भी लखनऊ यूनिवर्सिटी की, हमने सुना है इसमें बहुत कनेक्टेड हैं लोग, तो हमको भी मानिए भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी का एल्युमनाई और मैं हैं। अभी आपने देखिए 100 साल लखनऊ यूनिवर्सिटी में बनाए थे, हमको भी बुलाया था, सम्मानित किया था। बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों को। तो आप सोचिए कि प्राणायाम का मतलब है प्राण प्लस आयाम, मतलब एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीदिंग। आयाम कहते हैं एक्सटेंशन को। प्राण वायु जो आप लेते हैं उसी प्रक्रिया को प्राण कहते हैं। देखिए, जीवन की शुरुआत होती है पहली सांस से, अंत होता है अंतिम सांस से। इन्हीं सांसों के बीच में जीवन होता है, बाकी जीवन बिना सांस के नहीं चलता है। और फॉर्चुनेट कहिए अनफॉर्चुनेट, मैं सांसों का डॉक्टर हूं, लंग्स का डॉक्टर। तो प्राणायाम का मतलब है गहरी सांस लेना, थोड़ी देर रोकना और छोड़ना। अब कोई कहेगा ये नॉस्ट्रिल बंद करो, फिर इधर दायां बंद करो, बायां छोड़ो, बायां छोड़ो। अरे इतना दिमाग, अरे यार हमने 2 दाहिना इधर कर लिया, तुम्हारा टेंशन इसी में निकल जाएगा, कब दायां करें कब बायां करें। छोड़ो ये सब नाक वाक बंद करने का तरीका। अरे तुमको कौन सा श्री श्री 1008 योगानंद बनना है? जो ये सिखा रहे थे वो सिखा गए, मार्केट बना गए, वो तो काम करके अपने बिजनेस में लग गए, कहाँ उनके चक्कर में पड़े हुए। छोड़ो, बहुत सिंपल हम बताते हैं। योगा के केवल 3 अंग हैं, गहरी सांस लेना, सांस रोकना और छोड़ना। कोई कहेगा 1:2:1:4:2 के रेशियो में लीजिए, अरे किसी रेशियो में ले लीजिए भाई। असली चीज क्या है वो समझने की कोशिश करिए। नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं तो फेफड़ा ऐसे फैलता है, ऐसे सिकुड़ता है, ऐसे फैलता है, ऐसे सिकुड़ता है। लेकिन जब प्राणायाम करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो फेफड़ा ऐसे फैलता है पूरा और पूरा सिकुड़ता है। मतलब जो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग पावर है फेफड़े की, वो गहरी सांस लेने से बढ़ती है। नॉर्मली जो फेफड़े का वो स्ट्रक्चर जहां पर ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, उसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई 1/3 एल्वियोलाई दे रिमेन कोलैप्स इन नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं, आधा लीटर सांस लेते हैं एक बार में, और 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं। दिन भर में 350 लीटर ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है इस सांस के माध्यम से। और कहाँ से ऑक्सीजन मिलती है? ये पेड़ पौधों से। इसलिए पेड़ पौधों को नमस्ते करके रहिए, उनका धन्यवाद देते रहिए, और बारिश का मौसम आ रहा है, वृक्षारोपण करते रहिए। ऑक्सीजन रिजर्व वातावरण में बना रहेगा, कमी नहीं पड़ेगी। और दूसरा काम ये है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो आधा लीटर नहीं, फिर हम 1.5 2 लीटर सांस ले रहे हैं, तो आपकी 3 गुनी 4 गुनी कैपेसिटी बढ़ी ना ऑक्सीजन कैरिंग की। और जब हम रोकते हैं तो रोकने का समय होता है वो ट्रांसफ्यूजन का होता है, मतलब लंग की ऑक्सीजन ब्लड में चली जाए, ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू से सेल से, और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं गहरी सांस लीजिए, सांस थोड़ी रोकिए, 10 सेकंड तक कम से कम जरूर रोकें। मन में 10 तक गिनती गिन लीजिए, हो गए 10 सेकंड, और उसके बाद धीरे धीरे छोड़ दें। तो गहरी सांस लें, ये हो गया डीप इनहेलेशन। उसके बाद सांस थोड़ी देर रोके रहें और उसके बाद बाहर निकाल दें। अरे कहाँ से ले रहे हैं? नाक से ले रहे हैं, मुंह से छोड़ रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, नाक से। ये सब किसी कॉम्प्लेक्सिटी मत जाए। मैंने कहा ना आपको, कौन सा श्री श्री 108 है, 1008 योगर्षानंद बनना है? अरे बनना है तो ठीक है भाई, ये सब सीखिए। फिर तो सीधे उनसे लीजिए ना, पतंजलि से। फिर ये फर्जी बाबाओं से क्यों लेंगे आप? फर्जी योगा टीचर से क्यों लेंगे? ये आपको समाधि तक जाना है। योग के 8 आयाम होते हैं प्राणायाम के, तो पहला से लेके और आखिरी समाधि होता है, 8वें पे पहुंचना है तो ठीक है भाई, तो फिर आप इस तरह सीख लिए। फिर डॉक्टर सूर्यकांत को आप भाव मत दीजिए, लिफ्ट मत मारिए। लेकिन सिंपल चीज है, ये 15 मिनट समय निकाल के करते रहिए, आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। खाने में जो मैंने बताया, 3 सफेद चीजें खाइए, 3 का परहेज करिए, हरी सब्जी और हरे मौसमी फल खाते रहिए, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ये रोटी दाल चावल सब्जी के अलावा बताना है, जो एक हरी सब्जी जरूर शामिल करना है। ऐसा नहीं हो रोटी छोड़ दी आपने, दाल छोड़ दी और फिर चावल छोड़ दिए, सब खाना है। अरे डायबिटीज का आदमी भी थोड़ा सा चावल आधी कटोरी खा सकता है, किसने मना किया? खा सकता है। लोग बीमार हुए नहीं सबसे पहले, डॉक्टर साहब इनको हम चावल तो दे नहीं रहे, क्यों?
तुम रोज कटोरा भर भर के चावल खाओ, हमारे मरीज को चावल दे नहीं रहे, तो हमारे मरीज में कांटे लगे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल उसको भी मिलेगा। तो ये सोच के आप तैयार करिए कि 3 महीने में हमें जबरदस्त तैयारी करनी है, हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं छोड़ना है। 3 आयाम होते हैं उसके, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और सैनिटाइजर या हाथ धोना जरूरी, और चौथा डॉक्टर सूर्यकांत की तरफ से नमस्ते। ये सब करते रहिए, डाइट जैसी बताई वैसा करते रहिए। हाँ, आधा घंटा कोई भी एक्सरसाइज, एंड वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। वॉक कर लीजिए, कुछ ना हो, मोबाइल में जो टेक्नोलॉजी से भी लोग हैं, मोबाइल में 10,000 स्टेप्स का एक ऐप लगा लें, रात में सोचें मेरे 10,000 स्टेप्स हुए कि नहीं हुए, तो 11 से 12 वॉक कर लेना, जरूरी नहीं मॉर्निंग वॉक करना। कोई नहीं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, नाइट वॉक, कोई फर्क नहीं है। वॉक इज वॉक। कैलोरी उतनी ही खर्च होंगी, मसल उतनी ही इंप्रूव होंगी, सर्कुलेशन उतना ही इंप्रूव होगा, ऑक्सीजनेशन उतना ही बढ़ेगा। मॉर्निंग ये सब अंग्रेजों के शब्द है, मॉर्निंग वॉक। अरे भाई नहीं उठ पाए मॉर्निंग में, आज नाइट वॉक कर ली तो कोई आसमान टपक पड़ेगा क्या? ये सब बेकार की बात है। आपने हमें सुना, तसल्ली से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी का और उनकी पूरी टीम का। नमस्ते।